और आज की कक्षा हमारी बेस्ड है इसी पर, भाग 3 मौलिक अधिकार, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का पढ़ लिया, अब स्वतंत्रता का। इसमें हमें अध्ययन करना है 4 अनुच्छेदों का, ठीक है। हाँ, 19 से लगा करके 22 तक, इनको हम अध्ययन करेंगे आज, ठीक। चलो, सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19 की, ठीक है। अनुच्छेद 19 की बातें हम करेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या है कि पहले में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। 19 पहले में 6 प्रकार की है। तो ए में क्या कहा गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब समझ रहे हैं? बोलने से समझ, ठीक है। आपका बोलना, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ अभिव्यक्त करना है, उसके लिए आप स्वतंत्र है, आपको इसका अधिकार है, ठीक है। लेकिन आप इसको अन्यथा न लें, ठीक है। इन सभी पर जो अधिकार हम पढ़ रहे हैं, इन पर राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है ना। चलो, तो उनको भी हम जानेंगे। तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में थोड़ा सा जान लीजिए क्या क्या है। जैसे विज्ञापन का अधिकार है आपको, ठीक है। चुप रहने का अधिकार है, ठीक है। वाक की स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, आप बोल रहे हैं, आपका मन है तो बोले, आपका मन नहीं है तो मत बोले, ठीक है ना। चुप रहने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, ठीक है। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आपकी मर्जी के बिना आपका कोई फोन टेप नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, फोन भी आपकी अभिव्यक्ति, जैसे फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार आपको दिया ना, ये आपकी अभिव्यक्ति की रक्षा कर रहा है, समझ रहे बात को। देखो, आपको अगर कोई डाउट है कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो क्या आप अपने आप को ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे? समझ रहे हैं? प्राइवेसी का हनन है ना कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपको ये भी दिया गया इसमें। विज्ञापन का है, ठीक है। चुप रहने का अधिकार है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है। दूसरा और आप समझ सकते हैं वाक अभिव्यक्ति में कि सरकारी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। ये कुछ गिना रखी है यहाँ पर, ठीक है। सरकारी सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। अभिव्यक्ति में क्या क्या, ठीक है। एक आपका विरोध करने का अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं, समझ रहे हैं। प्रदर्शन कर सकते हैं ना, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हड़ताल शामिल नहीं है, हड़ताल शामिल नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। चलो, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति इन प्रकार से आपको संरक्षण दिया गया, आपकी अभिव्यक्ति हो सके, ठीक है। चलो, ये है 19(1). दूसरा आगे हम देखेंगे तो 19(1) का बी, निशस्त्र सम्मेलन का आपको अधिकार है। निशस्त्र सम्मेलन का, सम्मेलन आप समझ रहे हैं? निशस्त्र सम्मेलन, आप निशस्त्र सम्मेलन अगर मिल रहे हैं कहीं, तो इसका आपको अधिकार आप मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनमें क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या अपराध है, हम उसको भी आप आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें छोटी सी बात है, जैसे सिखों को कटारी रखने का अधिकार है। सिख कहीं सम्मिलित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो कटारी रख सकते हैं, उनका धार्मिक चिन्ह धारण वो करते हैं, ठीक है ना। कुछ धर्मों को धार्मिक चिन्ह धारण करने का इसमें छूट दे दी है, जैसे सिखों को कटारी रखने का है ना, फ्रीडम है, ठीक है। तो क्या देखा आपने? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। इसको कोडिंग से हम रट भी सकते हैं, ठीक है। बोलो मिलो, ठीक है ना। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, निशस्त्र सम्मेलन का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना। चलो, फिर बिल्कुल संघ समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है। संघ, सुनो 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 सुनो, मूल संविधान में यही था, संघ समिति बना सकते हैं और उसका संचालन करने का अधिकार है। लेकिन इसमें फिर एक अमेंडमेंट होता है
संशोधन होता है 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2011। फिर इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। समझ रहे हो बात को? हाँ, सहकारिता यहाँ से उसको संवैधानिक मान्यता हो गई। संघ व सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है, ठीक है, संघ व सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। चलो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। संघ जैसे आप, संघ से आशय है आपको संगठन बना रहे हैं ना, जैसे राजनीतिक दल हो गया, ठीक है, कोई क्लब हो गया, कोई एनजीओ हो गया, ये सारे है ना, यह व्यक्ति बना सकता है संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और ये कब जोड़ा गया सहकारी समिति वाला? 97वें संविधान संशोधन 2011 से इसको जोड़ा गया, ठीक है। चलो तो बोलो, मिलो, संघ बनाओ, संचरण करो। 19 का डी, ठीक है ना। हाँ, 19(1) का डी, वो क्या है आपका? हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, ठीक है। हाँ, अब इनको हम क्रमिक रूप से देखने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सीमाएं क्या है, ठीक है। चलो तो संघ बना सकते हैं, बोलो, मिलो, संघ बनाओ, संचरण करो, ठीक है। और फिर ABCDE में आपका ये था क्या? हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी रहने, एक मिनट, आवास निवास को फिर देखते हैं, रहने की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ फिर दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है आपका आवास और एक है निवास, ठीक है। जब आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं तो वो निवास कहलाता है, और जब स्थायी रूप से रह रहे हैं वो आवास कहलाता है, ठीक है ना। निवास एक इकोनॉमिक टर्म है, एक आर्थिक शब्दावली का शब्द है निवास, समझ रहे हैं। यहाँ का आपका बड़ी साड़ी का कोई व्यक्ति दुबई जा करके कोई साल भर के लिए रह रहा है तो वो वहाँ पर निवास है, उसका आवास कहाँ है? वो यहाँ है, समझ गए मेरी बात को? हाँ, वो एक आर्थिक शब्द है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर दोनों ही निवास को कह रखा है, कर सकते हैं, समझ रहे हो, निवास और आवास। हाँ, स्थायी रूप से रहने और अस्थायी रूप से रहने, दोनों की स्वतंत्रता उसको है, ठीक है। चलो 19F में आपका था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार इस सेंस में कि व्यक्ति जो है ना वो कहीं पर भी क्या संपत्ति खरीद सकता है, उसका अधिग्रहण कर सकता है और उसको बेच भी सकता है, ठीक है। चलो ये था 19(1) के F में, ठीक है। क्या था? संपत्ति को खरीदने का, संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने और उसे बेचने का अधिकार जो था यहाँ दिया गया था 19(1) के F में। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? हाँ, और वो घटनाक्रम आपको सभी को विदित है ना। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। चलो ये था, और अंतिम ये तो निरसित हो गया, ठीक है। तो 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही है। 19 में कितनी है? आर्टिकल 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही है, ठीक है। और अपने प्रस्तावना में कितनी है? 3। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना हमेशा। आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है? प्रस्तावना में कितनी प्राप्त है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 है, ठीक है। मैंने आपको ये निवेदन भी किया था फर्स्ट डे ही, ठीक है। मैं जब पॉलिटी किसी को पढ़ाता हूँ कहते तो प्रस्तावना तो आप देख लीजिए उसको, मछली जल की रानी बना दीजिए उसको, ठीक है। वो आपकी होनी चाहिए मुंह पर, काफ़ी अच्छी हेल्प करेगी आगे, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में आपका मैप आप मछली जल की रानी होना चाहिए,
आपको सारे कंट्रीज, सारे खाड़ियाँ, सारे जल संधियाँ, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू, ठीक है, वो सारे आपकी होनी चाहिए। तो कर लेना, नहीं किया तो ठीक है। 19(1) का जी, ठीक है। तो इसी सेंस में कि व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से कोई भी वृत्ति, समझ रहे, वृत्ति, आजीविका, ठीक है, हाँ 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 वही है ना, कमाने के तरीके है ना, चलो, अपनाने का की स्वतंत्रता उसको है, ठीक है। चलो अब इन पे सब पे पढ़ेंगे, आपको इतनी स्वतंत्रता तो दे दी, अब हम लगाएंगे उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध, ठीक है। मन मर्जी नहीं कर लो ताकि आप, ठीक है। ठीक है क्या, 19 में हमने अभी 6 पढ़ी हैं, इनको 6 को रिवाइज करेंगे। देखो कोडिंग से आप बोल सकते हैं इनको, बोलो, मिलो, संग संचरण, संग बनाओ, संचरण करो, रहो और कमाओ, समझ रहे। कोडिंग से फिर आप उसको बता सकते हैं ढंग से, है ना, इसी शब्दावली में, बोलो, मिलो, संग बनाओ, संचरण करो, रहो और कमाओ, हो गया ना 6, बस इसे कोडिंग से इनको स्थायी कर सकते हैं। चलो तो 6 आपने देख ली, पहले में थी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर दूसरे में संघ बनाने की स्वतंत्रता, सही में सम्मेलन की, ठीक है। चलो मैं नहीं कहता तो चल जाता वो तो, है ना, नोट नकली असली पहचान सकते हो ना, पहचाना करो। संघ बनाने की, फिर संचरण करने की स्वतंत्रता है, फिर रहने की है, ठीक है, और फिर आपकी वृत्ति की, क्योंकि 6 जो संपत्ति था F वाला वो हटा दिया, ठीक है। चलिए अब इन सब में अब पढ़ेंगे हम 19(2), इन सब में सीमाओं को जानेंगे, लिमिटेशंस, इन सारी स्वतंत्रताओं की लिमिटेशंस है, नहीं तो फिर लिमिटेशंस नहीं लगाएं तो अव्यवस्थाएं फैल जाती, ठीक है। देखो जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं तो फिर आप तो स्वतंत्र हैं, इसके लिए कुछ भी बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, तो यहीं पे इसको गिनाया गया, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की सीमाएं, है ना, वाक और अभिव्यक्ति की सीमाएं, इस स्वतंत्रता की सीमाएं क्या क्या है ना। कब आपको इस अधिकार को थोड़ा भूलना पड़ेगा कि हमें ये अधिकार है, ठीक है ना, थोड़ा सा लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है। किन परिस्थितियों में, पहला तो जब भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात हो, ठीक है, आप अपनी, ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर जब बात आती है तब आपकी ये लिमिट हो जाती है अभिव्यक्ति की, ठीक है। आप ऐसी कोई बात मत करिए जिससे ये प्रूव हो कि इस बात से संप्रभुता अखंडता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, है ना, तब आपकी वहाँ स्वतंत्रता नहीं रहती बोलने की, अभिव्यक्ति की, ठीक है। चलो राज्य की सुरक्षा हो गई, ठीक है ना, राज्य की सुरक्षा है, ये ध्यान रखिए, राज्य की सुरक्षा, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो जैसे विदेशी राज्य के साथ मित्रवत संबंध, विदेशी राज्य के साथ मित्रवत संबंध, फ्रांस राफेल दे रहा है, यूँ आप फ्रांस को ही उनके, आप लोग ट्विटर पे या अपना इंस्टाग्राम पे कुछ बना के डाल रहे हैं, फ्रांस तो ऐसा है, फ्रांस तो वैसा है, फ्रांस का राष्ट्रगान ऐसा है, ऐसा कुछ बोलोगे, ठीक है ना, तो मित्रवत संबंध भी विदेशों के साथ प्रभावित नहीं हो, ऐसी आपकी अभिव्यक्ति हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। लोक व्यवस्था है, नैतिकता है, अभद्र बातें भी मत करिए, ठीक है, समाज में चल सके ऐसी बातें करिए, ऐसी अभिव्यक्ति आपकी हो, ठीक है। और देखेंगे आप तो मानहानि, आपकी बातों से किसी की मानहानि ना हो, है ना, गाली गलौज मत करिए, बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हर कुछ बोलेंगे, ठीक है। चलो मानहानि ना हो किसकी, ठीक है। और अपराध उद्दीपन, आपकी बातें किसी के लिए स्टिमुलस ना हो जाए कि वो अपराध करे, है ना, ऐसे मत छेड़ दीजिए, 2 व्यक्ति खड़े हैं, किसी को तूने तेरी माँ का दूध पिया, इसको थप्पड़ मार के बता, ठीक है,
अब उस माँ के दूध पे सवाल आ गया, उसने मार दिया। और आप कहोगे मेरे को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। छोटा सा उदाहरण लिया। तो अपराध को भड़काने वाला काम भी मत करिए अपने अभिव्यक्ति से, ठीक है। तो इन मुद्दों पर और भी कुछ है, लेकिन ठीक है इतना। तो इन मुद्दों पर आप ध्यान रखिए कि आपकी अभिव्यक्ति प्रतिबंधित होती है वहाँ पर, है ना। स्वतंत्रता के नाम पर आप हर कुछ मत करिए, ठीक है। तो ऐसा आपको लिमिट किया जाएगा, ठीक है। यह आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा है, ठीक है। न्यायालय की अवमानना भी हो गई, कई सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे बात को, और कई बार पढ़ के ही समझ जाएंगे, हाँ यहाँ पर भी जो है हमारी अभिव्यक्ति लिमिट हो जाती है, इसकी लिमिट हो जाती है। 19(3) वाक और अभिव्यक्ति था। फिर क्या था? सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की सीमाएं, वो लिमिटेशंस क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर भी वही पहला तो क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता, इस आधार पर आपकी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित की जा सकती है, इस आधार पर, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ठीक है ना। आपातकाल में फिर करते ही है, नहीं करते? करते ना आपातकाल में, वही तो आधार क्या है? भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के आधार पर फिर आपका ये स्वतंत्रता भी हम उस समय छीन सकते हैं, ठीक है। ऐसा संवैधानिक उपबंध है, ठीक है। लोक व्यवस्था, इसको आप थोड़ा अच्छे समझते हैं। जैसे संबंधित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, समझ रहे हो। जैसे आपने किसी भी उद्देश्य से अपने घर के बाहर 500-600 जनों की पार्टी बुला ली है, टेंट लगा दिया और बैठे हो, समझ रहे हो। रोड जाम करके बैठ गए, बर्थडे मना रहे हो, ठीक है। उधर एम्बुलेंस खड़ी हॉर्न दे रही है, कोई मर रहा है उधर। यातायात भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। आप सम्मेलन करें, इसका अधिकार को थोड़ा लिमिटेशंस भी ध्यान में रखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो, तो यही है सम्मेलन की सीमाएं, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। समझ गए बात को? हाँ। सम्मेलन की सीमाओं में आपने देखा होगा CRPC की 2 धाराएं, लिखे नहीं समझ सकते हैं केवल। आपने 141 सुनी हो, 144 तो सबने सुनी होगी। कोरोना काल में उसको आपने व्यवहारिकता में देखा भी होगा, है ना। बाजार में जाओगे, सूजी लेके आओगे, सुना है ना, है ना। तो 141 में कहा गया कि 5 व्यक्ति या 5 से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते एक जगह, है ना। तो और 0 मोबिलिटी भी होती है 144 में, ठीक है। तो दोनों ही आपने देखी है, है ना। नागरिक बंधुओं ऐलान सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं सुने? तो बस वही है उनका, वही है कि आप जहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लगाना हो, व्यवस्थाओं को बना रखना हो, तो ये दोनों लगानी पड़ती है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जो है, उसमें दोनों धाराएं 141 और 144, ठीक है। चलिए 19(4). तो अगला क्या है? देखो, आप लोग थोड़ी हेल्प करोगे तो ठीक रहेगा, मैं आपकी हेल्प लूँगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं देख ली, सम्मेलन की देख ली, संघ बनाने की, ठीक है, संघ बनाने की। इसमें यही है, भारत की संप्रभुता, अखंडता ध्यान रखना, ठीक है, लोक व्यवस्था, नैतिकता, ये है, ठीक है। इस आधार पर आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है संघ बनाने की। अगली है, वो आपकी रहेगी संचरण और आवास की। संचरण और आवास की स्वतंत्रता की सीमाएं। इसमें क्या लिमिटेशंस हैं? इसमें क्या है देख लीजिए। इसमें ये नागरिकों के हित में रोका जा सकता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। नागरिकों के हित में, ठीक है, जनजातियों के हित में, जनजातियों के हित में। नागरिकों के हित में कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संचरण की प्रतिबंधता पर एक बात कही। जब ये मुद्दा चला, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि
जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वेश्याएं होती है, तो सामाजिक नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनके संचरण पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही अपराधियों के लिए भी कहा कि अपराधियों के संचरण पर भी उनकी स्वतंत्रता हनन हो सकती है, प्रतिबंधित की जा सकती है। ऐसी ही बात जो है वो बम्बई हाई कोर्ट ने कही, वो एड्स रोगियों के लिए कही। तो ऐसा एड्स रोगियों की इस स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो नागरिकों के हित में कैसे, समझ रहे हो, किसी की भी ये संचरण की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, किस आधार पर, नागरिकों के हित में। नागरिकों के हित में कैसे कैसे, समझ में आ गया? हाँ, वो भी किया, ठीक है ना, वो भी किया, वो तो ठीक है, उसको कई सेंस में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी चल रहा है ना, 31 समय नई गाइडलाइन भी आ गई आपकी। चलो, जनजातियों के हित में देखो, कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जिनकी लिपि, भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रिवाज, ऐसा लगता है कि हम लोग या बाहरी दुनिया वहाँ पर प्रवेश करें तो कहीं ना कहीं उनको खतरा है। समझ रहे बात को? तो उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये बंद किया गया कि उन क्षेत्रों में भी, है ना, जनजातीय क्षेत्रों में उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रिवाजों के आधार पर वहाँ पर प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है ना, आप इसी जगह खड़े आपको नहीं जाने दिया जा रहा, फिर आप कहोगे नहीं 19 कैसा आर्टिकल हो, 19(5) था, कौन सा था, बोलो मिलो, है ना, संग बनाओ संचरण, डी, है ना, 19(1) की डी में तो सर हमें कहा गया कि हमें स्वतंत्रता है, कहीं पे भी संचरण कर सकते हैं, तो उसको लेके मत बैठ जाना। ठीक है, उसकी सीमाएं भी ध्यान रखिए, है ना। तो जनजातीय क्षेत्रों में उनके हितों को देखते हुए आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, चलो, यह है आपका संचरण और आवास की सीमाएं, समझ में आ गया। और लास्ट है अंतिम, वो 19(6), वो क्या है आपका, हाँ, व्यापार वृत्ति अपनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं। ठीक है ना, ये क्या देख लेते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। देखो, आप वृत्ति अपनाइए, कोई भी व्यापार करिए, लेकिन उसमें सीमाओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही है नागरिकों के हित में, ठीक है, और जनजातियों के हित में, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नागरिक की व्यवस्था नागरिकों के हित में और जनजातियों के हित में। ठीक है, चलो, नागरिकों के हित में कैसे सर, एक आध उदाहरण दे देते हैं आपको। हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है ना, खतरनाक व्यवसाय आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक बात है, खतरनाक व्यवसाय नहीं अपना सकते, खतरनाक, ठीक है, व्यवसाय, खतरनाक व्यवसाय नहीं अपना सकते। जैसे हानिकारक औषधियाँ, आपने कही ड्रग्स नहीं बेच सकते, है ना, राज्य ने प्रतिबंधित कर रखा है। वो ड्रग्स बेचने वाला कहते नहीं भाई हमें तो व्यापार करने की, व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, तो आप उनको कहो कि 19(6) में आप सीमाएं भी पढ़ लो। ठीक है ना, चलो, खतरनाक व्यवसाय जिसमें हानिकारक औषधियाँ, विस्फोटकों का आप व्यवसाय नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ध्यान रखना। और जैसे अनैतिकता को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, वृत्ति अपनाने समय भी अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते। अनैतिक व्यापार कैसे, जैसे महिलाओं और बच्चों का दुरुपयोग नहीं कर सकते, उनका दुर्व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते, अनैतिक व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। दिख नहीं रहा, अच्छा, चलो, ठीक है, तो नहीं दिख रहा तो जो YouTube पर देखेंगे 10-20 बच्चे वो थोड़ा सुनकर काम चलाना, अब आगे ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, क्लियर है क्या? चलो, आर्टिकल 19 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इस जीवन में, वास्तव में व्यवहारिकता में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और जब भी कई सारे वाद होते हैं, कई सारी बहसें होती हैं कानूनों पर, उसमें आर्टिकल 19 का जिक्र होता है। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी, ये केवल भारतीय नागरिकों को, ठीक है ना, हाँ, ये केवल भारतीय नागरिकों को है। जब हम इसको ख़त्म करके अंत में इस चैप्टर को छोड़ेंगे मौलिक अधिकार को, तो हम इसकी विशेषताओं पर इसकी आलोचनाएँ भी करेंगे, इसकी विशेषताओं को भी देखेंगे, मौलिक अधिकार के अच्छे हैं बुरे हैं, कैसे आलोचनाएं भी हम इसकी करने वाले हैं। ठीक है, चलो हो गया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
चलो, हम बोल सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, हम कैसे भी कमा सकते हैं, है ना। चलो ऐसे इसको हम जोड़िए। 19 हो गया था। हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे, वो हमारा है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए है। कर सकते हैं अपराध? नहीं कर सकते। चलो, अपराधों के संरक्षण के लिए, अपराधों के दोषों के संरक्षण के लिए नहीं। दोष हो जाए तो चलो चलो, अब इसको चलो चलो, अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष, बोलो, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संरक्षण, ठीक है। चलो, कभी कभी क्या होता है, सुनने समझने में फर्क हो जाता है, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। कोई अपराध होता है तो राज्य की जवाबदेही है कि उसको दोष सिद्ध हो, संबंधितों को क्या हो, सजा हो, तभी तो कानून व्यवस्था बनी रह सकती है। होता है ना। अरे कोई भी अपराध समाज में घटित होता है तो राज्य की जिम्मेवारी है कि नहीं, बताइए आप मुझे, है ना। तभी तो आपका CRPC है, IPC का कोड है ना। हाँ, भारतीय दंड संहिता है, जानते हो ना। तो किस लिए है? इसीलिए तो है। तो उसमें नागरिकों को दोष सिद्धि के संबंध में नागरिकों को क्या संरक्षण मिले हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि राज्य किसी को भी खड़ा कर दे और उसको बुला दे, ले भाई हम ही हैं, कोई नहीं मिला तो हम हैं, चलो। फिल्मों में देखा होगा ना, जब केस को क्लोज करना हो, फिल्मों में से सीन देखे होंगे आपने, जब जनता का दबाव पड़ता है कि अपराधी नहीं पकड़ा रहा, अपराधी कहाँ गया, नहीं पकड़ा रहा, तो फिर एक को खड़ा कर दिया, हाँ उसने कबूल कर लिया, क्या मैं ही हूँ वो जिसकी सबको तलाश है, ठीक है, और वो केस क्लोज हो जाता है। तो ऐसे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस प्रकार से आर्टिकल 20 में है, इसको देख लेते हैं। चलो, तो 20 के पहले में क्या रखा है, 20 में 3 धाराएं हमें मुख्य रूप से ध्यान में लेनी, ठीक है। तो 20 में पहला जो कहा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत, उसी कानून के तहत दंड दिया जा सकता है, उसी कानून के तहत दंड दिया जा सकता है जो अपराध के समय लागू हो। समझ रहे हो, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अपराध के समय लागू हो, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ने चोरी की, मैं तो ऐसे मन से गढ़ रहा हूँ, एक व्यक्ति ने चोरी की, है ना, वो की थी कल उस अपराध की चोरी की सज़ा थी 1 महीना या 100 रुपये जुर्माना, जैसा भी था, ठीक है। मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और जब उसको सज़ा सुना रहे तो आज हो गया, कानून बदल गया मान लीजिए आज, और वो सज़ा हो गई 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने सज़ा, ऐसा हो गई। तो ये नहीं कि आज के कानून से उसको सज़ा दे दिया, है ना। हाँ, सिंपल सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंड दिया जा सकता है जो अपराध के समय लागू हो, ठीक है ना। हाँ, खतरनाक कानून होता तो बेचारा इससे क्या पता, सब डर के करते ही नहीं अपराध वो, है ना, कि महंगा पड़ेगा उसने। कई लोग अपराधी क्या होते हैं, कैलकुलेट करके फिर अपराध करते हैं। 6 महीना जेल रहना है तो 6 महीना अपनी बाहर भी क्या कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं, ऐसा भी होता है। कई लोग हाँ जेल में रहने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि जेल में कैदियों को भी कितने अधिकार दे दिए, आप आगे देखेंगे। अभी कैदियों को भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, आर्टिकल 21 में मेनका गांधी बाद में ऐसा कह दिया, हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार, है ना। मतलब इतने ठाट होते हैं इसके कैदियों के, ठीक है। कई फिल्मों में ऐसे सीन आते हैं, देखा ना। हाँ, जबर पीके में ऐसा सीन, पीके मूवी में देखा होगा ऐसा सीन, देखा होगा, है ना। भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, चलो कहाँ चलना है, सरकारी जमाई बन सकते हैं, ऐसा, ठीक है। चलो, तो किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंड दिया जा सकता है जो अपराध के समय लागू हो, ठीक है। हाँ, इसमें 1-2 बातें हमें ध्यान रखनी नहीं कि इसी बात को हम कहेंगे इस भाषा में कि अपराधी जो कानून होता है उसका भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए। भूतलक्षी आप समझ गए ना, बेग डेट वाला ऐसा, है ना। चलो, भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नागरिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन हो सकता है, ये थोड़ा सा लिख देना, सिविल कोर्ट्स में ऐसा हो सकता है। नागरिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन
नागरिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। ठीक है, आपराधिक कानूनों का नहीं हो सकता। ठीक है, क्या आपराधिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता? किसका किया जा सकता है? नागरिक कानूनों का। ठीक है, अनुच्छेद 20 की एक धारा 1 समझ में आ गई? चलो, इसमें दूसरा उपबंध ये है दोहरी क्षिति। दो से आप समझ जाइए, दोहरी क्षिति है ना, इसकी पहचान आप लिख सकते हैं, दोहरी क्षिति। दोहरी क्षिति समझ रहे हो? दोहरी क्षिति मतलब डबल सजा है ना, दोहरा दंड। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है ना, या 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये केवल न्यायिक प्रक्रिया के लिए है, समझना। ये विभागीय और प्रशासनिक कोई ऐसे काम आ जाते हैं, उनमें ऐसा नहीं है, वहाँ पर चलता है। विभागीय और प्रशासनिक कार्रवाइयों में लागू नहीं है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा व्यवहारिकता में विभागीय प्रशासनिक क्या है। ठीक है, विभागीय और प्रशासनिक प्रबंधों में लागू नहीं है, कार्यवाहियों में लागू नहीं है। कौन सा? 2 बार दंड देना। ठीक है, न्यायिक प्रक्रियाओं पर ही लागू है। ठीक है, हाँ, थोड़ा इनको समझते हुए, तोलते हुए, तुलना करते हुए चलेंगे ना, तो आप जो कथन पे क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, केवल अनुच्छेदों को मत रटिए, ये अनुच्छेद क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसकी सीमाएं क्या है ना, अपवाद क्या है, सारी चीज़ों को तोलते हुए चलें। ठीक है, समझ में आ गया? विभागीय और प्रशासनिक कार्यवाही में ऐसा हो सकता है, वहाँ पर ये अनुच्छेद लागू नहीं है। ठीक है, चलो, विभागीय कार्यवाही भी होती है। आप कहीं नौकरी लग गए और वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करोगे ना, तो ये नहीं आपको डायरेक्ट पुलिस में जाएंगे, वही आपको फांसी चढ़ाएंगे और आपको उल्टा लटकेंगे, ऐसा नहीं है। विभागीय कार्यवाही भी होती है, जैसे आपके प्रमोशन रोकना, ACPs रोकना, कई सारी चीज़ें। जब आप नौकरी में आएंगे तो पता लगेगा आपको। ठीक है, आपके भत्ते रोक दिए, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया, कई सारी चीज़ें, है ना, ये होगा। ठीक है, तो विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही में लागू नहीं है। दोहरी स्थिति समझ में आ गई? अरे 2 से दोहरी स्थिति। ठीक है, 3 अंतिम 20 का 3 अनुच्छेद 20 का तीसरा उपबंध ये कहता है आपको आत्म अभिशंसन। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग देसी तरीके से समझ के निकल जाते हैं, और ये जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी से इसको भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार सिंपल से प्रश्न भी आते हैं। जैसे अनुच्छेद 20(3) में है, ऑप्शन दे दिया आपको, दोहरी स्थिति है ना, आत्म अभिशंसन है, तो ये तो अभी सुने ही नहीं तो कैसे करोगे फिर? तो इनकी पहचान भी हमें ध्यान में रखनी है, इनका नामकरण भी। आत्म अभिशंसन, इसको खोल लेंगे फिर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आत्म अभिशंसन, इन शब्दों से भी हमें कहीं ना कहीं लगाव रखना है। ठीक है, ये शब्द हमें समझदार बनाएंगे। आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको लिख लीजिए, आत्म अभिशंसन से संरक्षण दे रखा है इसमें। ठीक है ना, आत्म अभिशंसन से संरक्षण हमें मिला है किसमें? अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिए। ये जो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को, समझ रहे हैं, हमें प्राप्त है तो बाध्य नहीं, ठीक बात है। ये संरक्षण उसको दोनों ही तरीकों से, मौखिक और प्रलेखीय, ना तो मौखिक ना लिखित, से बाध्य कर सकते हैं आप। ठीक है, ये संरक्षण उसको मौखिक और प्रलेखी दोनों ही रूपों में प्राप्त है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना, मौखिक और प्रलेखी दोनों ही रूपों में उसको संरक्षण प्राप्त है। चलो, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन साथ में दे दी, उसको भी आप समझ लीजिए। किसी कोई अपराध करता है व्यक्ति, नहीं करता, ठीक है, चलो न्यायालय तक बात जाती है, और ऐसा नहीं है कि फिर उसको कहा जाए कि भाई आपके पे मुकदमा है, जो भी आप साइन करिए, तो साइन करने से मना करते।
ये गवाही देने में नहीं आता। ठीक है, जांच में सहयोग भी करना पड़ता है, ब्लड सैंपल भी लेना पड़ता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी लेने पड़ते हैं, लेने पड़ेंगे ना। ये गवाही देने में नहीं, आपने अपराध किया है नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन गवाही देने में ये नहीं है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लीजिए, किंतु आत्मविशंसन में क्या दिया है, किंतु सशरीर उपस्थित होने, किंतु सशरीर उपस्थित होने, हस्ताक्षर करने, हस्ताक्षर करने, अंगूठे का निशान देने, अंगूठे का निशान देने, रक्त का नमूना देने से संरक्षण इसमें शामिल नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है, हाँ। कोई व्यक्ति इस आधार पर कि आत्मविशंसन में संरक्षण है, ये चीजें करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है ना? चलो, ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 20। ठीक है, इसमें तीनों ही उपबंध। एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर अनुच्छेद 21 पर हम चलने वाले हैं। ठीक है, चलो रिवाइज करें इसको। अनुच्छेद 20 क्या था? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। किसको मिला हुआ है? नागरिकों को। ठीक है, चलो। तो पहला क्या था इसमें? किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत जो अपराध के समय कानून लागू था। ठीक है, हाँ। पर ना सिविल कोर्ट्स में ये जायज़ है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा क्या था उपबंध? दोहरी क्षति। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, लेकिन विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई में लागू नहीं है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रियाओं में ही है। ठीक बात है। 20(3) में क्या था? आत्मविशंसन से संरक्षण है, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन वो व्यक्ति ध्यान रखे कि सशरीर उपस्थित होने, हस्ताक्षर, अंगूठा लगाने, ब्लड सैंपल देने से मना नहीं करेगा वो संरक्षण इसको यहाँ प्राप्त नहीं है। ये आपका था 20। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, रटने जैसी कोई बात है ही नहीं। समझिए, बार जितनी चर्चाएं करेंगे उतना ये स्थायी हो जाना है। ठीक है, चलो 20 हो गया। फिर आपका आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 आपका है हाँ, प्राण। और ये भी काफ़ी लड़ाई है, प्राण क्या है, जीवन क्या है, काफ़ी लड़ाई है इस पर, है ना। इसको देखेंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इस पर एक छोटा सा ये भी है, क्या प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता इसका मतलब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? उसको स्वतंत्रता तो है, प्राण और उसका प्राण, उसका राज्य को कोई लेना देना नहीं। एक विचार है सही, प्राण और देह की स्वतंत्रता है उसको। ठीक है, तो क्या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक बात है, वो तो कानून भी है ना, आत्महत्या नहीं कर सकता व्यक्ति। ठीक है, लेकिन इस पर एक बहस भी छिड़ी थी। उस पर कहा गया जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर यह भी तो कहा चुप रहने का अधिकार भी है। तो मेरी मर्जी में बोलूँ या नहीं बोलूँ। प्राण की जीवन का अधिकार है इसमें, तो मेरा अधिकार है कि मैं जीऊँ या न जीऊँ। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं अभी। ठीक है, कोई इस पर विचार मत करना कृपया। चलो, ठीक है, जघन्य अपराध है, आत्महत्या जघन्य अपराध है, कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें आप इसको उपबंध को अच्छे से लिखते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। समझ गए आप? किसी भी व्यक्ति को
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, ठीक है, ये पद बंदे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना क्या प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो मूल रूप से हर व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। हाँ, इसको इस शब्द में भी जानते हैं जीवन का अधिकार। इसका एक यूं भी नाम है क्या, जीवन का अधिकार। तो देख, जब बात आती है मूल अधिकारों की आलोचनाओं की, तो एक आलोचना ये है कि अस्पष्टता बहुत है इनमें, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब जीवन क्या परिभाषित तो करिए इसको, कई बंदों शब्दों की परिभाषा नहीं है, वो उनके अर्थ अस्पष्ट से हैं, ठीक है। जैसे यहाँ जीवन का अधिकार, ठीक है, तो जीवन का अधिकार में क्या आता है, जीवन क्या, तब इस पर 2 बार न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है, ठीक है। 2 बार केस हो गए, ठीक है। कब कब हुए, कैसे कैसे हुए, उन दोनों को चर्चा करनी है। मूल रूप से है तो यही है, इस पर 2 केसेस हुए हैं इस आर्टिकल को लेकर के, जिसमें इसकी अच्छी व्याख्या की गई, वो हमें दोनों को ध्यान में लेना है ना। मूल रूप से छोटे एग्जाम से उनका सन पूछ लेते हैं और तो कोई नहीं, लेकिन इसको समझ के निकलते हैं हम, ठीक है। पहला केस था गोपालन, A.K. गोपालन बनाम मद्रास संघवाद, बनाम मद्रास संघवाद। ये हुआ था 1950 में। A.K. गोपालन एक व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट लीडर थे वहाँ पर, समझ रहे बात को। A.K. गोपालन एक व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट लीडर थे। इनको क्या कर दिया, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत इनको बंद कर दिया, डिटेन कर दिया, निवारक निरोध अधिनियम के तहत, ठीक है। वो अब आएगा भी आगे अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 22 में, ठीक है। अब ये केस पहले आ गया, आर्टिकल फिर बाद में। गिरफ्तारियाँ होती ना, अगला आर्टिकल हमारा वही है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, एक तो कोई अपराध करे उसको गिरफ्तार करके डाल देना, एक कोई अपराध करेगा या अपराध नहीं हो, है ना, इसके लिए उसको पहले ही डाल देना, समझ रहे। निवारक निरोध, तो निवारक निरोध कानून 1950 का है, उसके अधीन अंतर्गत किसको डाल दिया, A.K. गोपालन को। तब ये मामला आता है सामने, A.K. गोपालन बनाम मद्रास संघवाद, ठीक है। ये केस था, इसमें यही था, इन्होंने कहा कि मेरा देखो 14, 19 और 21 इन आर्टिकलों का वियोलेशन है, अतिक्रमण हो रहा है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तब बात इस पे गई, किस पर, आर्टिकल 21 पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस संघ में, इस वाद में न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देता है, तो वो क्या क्या है समझ लीजिए। तो जीवन क्या है, जीवन का अधिकार क्या है, इसकी भी व्याख्या न्यायालय यहाँ पर करता है। जीवन का अधिकार है ना, तो जीवन क्या, ठीक है, इसकी व्याख्या न्यायालय करता है, उसको हम समझेंगे। न्यायालय ने कहा कि देखो कोई भी विधि है, समझना, कार्यपालिका और विधायिका 2 शब्द सुने, ठीक है ना। इस पद को भी इन्होंने परिभाषित करने की, इसकी व्याख्या करने की कोशिश की कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या, समझ रहे हो ना, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विधि एक तो काम करेगी कार्यपालिका और एक करती है विधायिका। तो क्या न्यायालय कार्यपालिका कोई काम करती है उसका भी अवलोकन आकलन करके फिर उसको व्यक्ति को अधिकार दे सकता है, या विधायिका जो करती है उस पर भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, इस पर न्यायालय बोला। और न्यायालय ने ये कहा कि न्यायालय जो है केवल कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकता है, विधायिका के कार्य की समीक्षा नहीं कर सकता। एक बन ये दिया, ठीक है, समझ लीजिए, नहीं लिखो तो चलेगा, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि जीवन का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जाए, ठीक है ना। ये छोटी संकीर्ण परिभाषा इस गोपालनवाद में दी, ठीक है, कोई बड़ी बात निकल कर सामने नहीं आती, समझ रहे बात को। यहाँ पे सीधा कर दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत क्या, केवल कार्यपालिका के कार्यों को की समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। कोई भी कानून बनता है उसकी न्यायपालिका को अक्षरशः पालना करनी पड़ेगी, ये बात गोपालनवाद में न्यायालय ने कही, ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 1978 में एक और घटनाक्रम सामने आता है मेनका गांधी के साथ। मेनका नाम सुना, संजय गांधी की पत्नी है, नहीं है, सोनिया गांधी के परिवार में नहीं है क्या मेनका गांधी, है ना,
मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। हुआ क्या, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। 1976 में मेनका गांधी ने बनाया पासपोर्ट। क्या बनाया? पासपोर्ट बनाया, ठीक है। मामला आर्टिकल 21 का था, देखना सुनना। 1974 में बनाया, लेकिन 1978 में उनके पास नोटिस आया एक, मेनका गांधी के पास, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि आप क्या करिए, आपका पासपोर्ट वापस जमा करा दीजिए। अब पासपोर्ट दे दिएंगे तो फिर विदेश यात्रा कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। तो मेनका गांधी भी नहीं देने वाली थी, नहीं दिया, न्यायालय की शरण ले ली, ठीक है। और एक संघवाद आपके सामने आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसी केस का हवाला अगले निर्णय में न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने दिया। वो केस कौन सा है? मेनका गांधी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों है इसको समझना। तो मेनका गांधी की स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन हो रहा था, उसके विदेश मतलब उन्हें देश की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी ना। अब इसका मतलब पासपोर्ट अगर उसका बिना कारण बताए पासपोर्ट ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो इस भारतीय क्षेत्र में ही कैद हो गई। हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन उसको तो कैद लग रही, आपको भी लग सकती है, किसको भी लग सकती है, ठीक है ना। तो ये था, ये लगा तो चली गई न्यायालय, और बहुत ही अच्छा केस सामने आता है। और इसमें क्या क्या निर्णय था समझना। तो न्यायालय ने अपनी जो पिछली जो व्याख्या थी इनको बदला है, इस निर्णय को बदला, और उन्होंने कहा कि न्यायालय केवल कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकता, बल्कि विधायिका के कार्यों की समीक्षा भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, न्यायपालिका को किसी भी कानून की अक्षरशः पालना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अक्षरशः पालना करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अगर संशोधन अपेक्षित है, वो कानून अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन समीक्षा जायज़ है, ठीक है ना। और उन्होंने परिभाषा भी दी किसकी? जीवन की, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा ये निर्णय था, लेकिन उसमें कुछ खास बातें हम करेंगे। जो न्यायालय ने कहा कि जीवन का मतलब ये नहीं कि आप लोग पशु जीवन जीव खाली सांसें लो, ऐसा, ठीक है। जीवन का मतलब है गरिमा युक्त मानवीय जीवन, गरिमा युक्त मानवीय जीवन, ठीक है। अर्थपूर्ण हो, मूल्यवान जीवन हो, गरिमा युक्त मानवीय जीवन। और न्यायालय ने उस समय 34 बातें गिनाई जो गरिमा युक्त जीवन के लिए अधिकार आवश्यक थे। उसमें मेनका गांधी की भी जीत हो गई। क्या? विदेश यात्रा करने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, ठीक है ना। मेनका गांधी को यही तो इशू था, बिना कारण बताए पासपोर्ट रद्द कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी स्वतंत्रता हनन हो रही थी कि नहीं हो रही थी? देह की स्वतंत्रता हनन हो रही थी, हाँ, है ना। तो इसको यहाँ पर न्यायालय ने उसको दे दिया, क्या? विदेश जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, विदेश यात्रा का, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, जिसमें स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु। एक मानव को गरिमायुक्त जीवन कैसे मिल सकता है, वो आर्टिकल 21 में दिया है। और 34 बातें न्यायालय ने गिनाई हैं जो अभी भी हैं वहाँ, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल वायु, हानिकारक उद्योगों से सुरक्षा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, है ना, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दिया। मैं जो आपने कुछ बातें बताई मैंने आपको, जैसे हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार दिया, है ना, सज़ा के फैसले के खिलाफ 34 बातें, 34 तो नहीं गिनाऊंगा, मुख्य हथकड़ी खिलाफ अधिकार दे दिया, सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया, कैदियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार दे दिया। तो कितने अधिकार दे दिए? आपको सोने का अधिकार भी दिया। गरिमायुक्त मानव जीवन कब है? शयन का अधिकार, आप सो भी सकते हैं, ठीक है। सोना मत ज़्यादा हो, ठीक है। आर्टिकल 21 का हवाला मत देना घर वालों को कि मेनका गांधी बाद में न्यायालय ने दे दिया शयन का अधिकार, है ना। लेकिन गरिमायुक्त मानवीय जीवन में शयन अनिवार्य है, स्वास्थ्य के लिए भी। तो ये सारी स्वास्थ्य के लिए चीज़ें उन्होंने गिनाई है। कहाँ पर? आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेनका गांधीवाद में न्यायालय ने व्याख्या की कि जीवन क्या होता है? गरिमायुक्त मानवीय जीवन। जीवन का अधिकार कैसा है यहाँ पर? गरिमायुक्त मानवीय जीवन। और 34 बातें उन्होंने वहाँ पर गिनाई, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 21। इसमें निजता भी है। और 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था, सुनना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। किस अनुच्छेद में आपको अधिकार प्राप्त है? आपको यही नहीं पता तो फिर आपको चुनने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए फिर आपके पास। देखो कितनी छोटी बात है, आपका अधिकार प्राप्त है और आपको अपने अधिकारों से अवगत नहीं है, ठीक है। तो अधिकार किसको नहीं मिलते? जो उन अधिकारों को अवेयर ही नहीं कि मेरे को अधिकार है, समझ रहे ना।
तो अधिकार नहीं मिलना भारतीय लोगों को, अधिकांश भारतीय जनता अपने अधिकारों से वंचित है, उसके पीछे क्या कारण, क्या कारण? अशिक्षा। शिक्षा का मतलब वही तो सीखना, वो सीखे ही नहीं, जाने ही नहीं अपने अधिकार को। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 21 में अधिकार है कि आप अपना जीवन साथी स्वेच्छा से चुन सकते हैं। ठीक है, क्या समय हुआ? चलो ठीक है, आपका आर्टिकल 21 हो जाता है, 22 भी हम इसको आगे देख लेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।